तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वापस लेके चलता हूँ मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरफ और किस्सा सुनाऊँगा उस शख्स का जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसके कारनामे बहुत सुने होंगे। उसकी पहुँच कहाँ तक थी, कहाँ तक उसके तार जुड़े हुए थे, वो आपको सबको मालूम है। लेकिन उसका बातचीत करने का तरीका कैसा था, आपस के डिस्प्यूट सुलझाने के लिए किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करता था, कितने डिप्लोमेटिक तरीके से एक आदमी को बिना धमकी दिए सब कुछ कह जाता है। और दूसरे दिन उसका एक दोस्त, उसके साथ काम करने वाला, वो उसी शख्स को फ़ोन करके बताता है कि कल जिस शख्स ने तुम्हारे साथ बात की थी वो आदमी कौन था। उसका नाम, जो आज कहानी सुना रहा हूँ, उसका नाम है आरिफ भाई जान। आरिफ भाई जान कोई और नहीं, दाऊद के खास आदमी छोटा शकील का बहनोई है। और ये बात दूसरा शख्स उसी फ़ोन पे उस आदमी को डराने के लिए भी कहता है कि वो आदमी तुम जानते नहीं वो कौन है, वो छोटा शकील का बहनोई है, भाईजान है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। वो आप सबसे पहले तो दोनों वीडियोस, जो छोटी छोटी दो ऑडियोज़ हैं, वो आवाज़ सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिकॉर्ड करने की नौबत क्यों आई। उसके बाद उस प्लॉट का जिसका झगड़ा चलता था वो क्यों हुआ, और भाईजान को इस छोटे से आदमी के साथ बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात उस छोटे आदमी की नहीं है, बात उस प्लॉट की है जिसका एरिया 10-11 हज़ार स्क्वायर फीट था। बहुत महंगे इलाके में प्लॉट था, उसमें काफ़ी सारे लोगों का स्टेक था। आज के दिन में उसकी कीमत अगर देखी जाए तो तकरीबन 20-22 करोड़ का प्लॉट है। उसमें से एक किरदार ये शख्स है जिसके साथ आरिफ भाईजान पहले अपना नाम बदल के बात करता है, दूसरे दिन उसका आदमी उसकी हकीकत बयां करता है। तो सुनिए, पहले ये 2-1 मिनट की एक ऑडियो टेप है जो मेरे सोर्सेज ने मुंबई से मेरे पास भेजी। पहले आप उसको सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई? भाई मीरा रोड से बोल रहा हूँ। कौन? इब्राहिम भाई बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए, इब्राहिम भाई बोल रहा हूँ। अरे मीरा रोड से बोल रहा हूँ भाईजान। बोलो ना भाई। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआ भाई। ये अभी राजा का फ़ोन आया था, हाँ, तो बोले वो इब्राहिम भाई बोल रहे प्रॉपर्टी नहीं ली है करके, शायद उनको थोड़ा सा डाउट है करके। क्या बोले? वो बोले प्रॉपर्टी नहीं ली है, राजा की प्रॉपर्टी ली है ना हम लोग ने। जी जी जी। हाँ, तो आपका कुछ उसके अंदर होटल का मसला है ना? हाँ, मेरे को 14 लाख 15 लाख निकलता है। 14 लाख निकलता है? जी। अच्छा, तो आपने कितना दिए थे उसको इब्राहिम भाई पैसा? उसको भाई मैंने ना रोकड़ा पैसा 11 लाख रुपया दिया था, अच्छा और सामान का 3 लाख रुपया था भाई साहब। अच्छा तो अभी वो क्या हो गया भाई, अभी वो वक्त पे दिया नहीं। अब मेरे पास तो मजलूम लोगों का पैसा लगा रहता है, अच्छा तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी तो परेशान हूँ, क्यों कुर्बानी के बकरे लाता हूँ ना भाई। अच्छा तो उसमें मेरा रिटर्न किया तो काफ़ी डिस्टर्ब था, बहुत उसको समझाया उसके समझ में नहीं आया। अच्छा फिर वो इसका उसका अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेता है जो अपने को डर लगता है। अच्छा। तो अभी वो कोई रिप्लाई दे नहीं रहा है, और वो देखो भी क्या करते। नहीं, आप टेंशन मत लो, इंशाल्लाह अपन लिए हैं उनकी प्रॉपर्टी, जी। समझे। जैसा भी जल्द से जल्द मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। इधर ही मेरे पास, मैं इधर बुला लूंगा, मेरा हाथ से ही दिलाऊंगा पैसा। अच्छा, नहीं अभी उसके हाथ में जाएंगे तो वापिस से साला ये कर लेगा वो। नहीं, आदमी इतना अच्छा है यार। अब मैं भी उसको इतना संभाला संभाला संभाला, मगर अल्लाह ही समझ की तो। नहीं, आदमी अच्छा है, कोई थोड़ा सा मामला चल रहा है उसका भी। नहीं नहीं भाई भाई भाई, आपका नाम? आरिफ भाईजान। आरिफ भाई? उनका आरिफ भाई का भाई बोल रहा हूँ, छोटा अल्ताफ। सुनो ना अल्ताफ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जितनी वजूद दी ना उतना इंसान काम करे ना भाई, तो तकलीफ नहीं होती है। सही बात है, सही अब बात ये है, सही पागल आदमी को कौन समझाएगा यार।
तो इसको मैं बहुत समझाता हूँ, तू बना इसको अच्छे से बना, डेवलप कर, मगर वो अपनी मस्ती में ही अल्लाह ही खैर का नहीं, मामला। थोड़ा सा वक्त दे दो इब्राहिम भाई, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका फाइनल करवा देंगे अपन। अच्छा कितना तो भी अल्ताफ भाई कितना टाइम लगेगा भाई? अभी ये तो ये फिलहाल ये गुजराती लोग का चल रहा है मामला, नवरात्रि का दशहरे का मामला चल रहा है। जी। थोड़ा सा 10-15 दिन जाने दो इंशाल्लाह, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। असल मसला क्या था अल्ताफ भाई, मेरे भी वो कुर्बानी के पेमेंट है ना आगे बाकी थे, वो भी सब हाँ। मेरे मसले काफ़ी, मैं भी बहुत वेता गया हूँ। अंधेरी एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट आप अल्ताफ भाई, हाँ हाँ कभी इस हाँ। तरफ एयरपोर्ट की तरफ आओ तो मेरी यही कैंटीन है, मैं रात भर यहीं रहता हूँ। हाँ अभी आता हूँ हाँ समझो जोहर पढ़ के, हाँ हाँ। तो 4-5 बजे तक रहता हूँ, मिनिमम 4 साढ़े 3 तो रहता ही हूँ। जी जी तो कभी आइए यहाँ चाय नाश्ता के लिए। जी जी इंशाल्लाह। किधर अंधेरी में? अपना सार एयरपोर्ट है ना इंटरनेशनल, हाँ 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 हाँ। उसके थोड़ा सा आप आगे आते हैं ना तो हयात होटल है एक। अच्छा। हयात के पहले के सिंगल से आप राइट मार के अंदर आओगे ना, जी जी तो वहाँ एक अन्नावाड़ी करके पूरी टैक्सियाँ पार्किंग है और ट्रक पार्किंग है। इंशाल्लाह मैं वो साइड से निकला ना तो आपको कॉल कर लूँगा। जी जी कभी भी आओ, बेतकल्लुफ आओ, खाना खाने वैसा आना आप। ओके भाई, ओके। जो थोड़ा जल्दी हो सकता है कि अल्ताफ भाई? भाई देखता हूँ मैं कोशिश में, हम लोग का पेमेंट रुका हुआ है, अगर हो गया ना जल्दी तो मैं आपको जल्दी सामने असल क्या था अल्ताफ भाई, मेरा मैं बाखुदा मैं उसको पूछो एक फोन, मैं फ़ोन करता हूँ उसको, मगर कभी वो नहीं किया, मगर अभी बहुत मजबूर हो गया था, तो मैं बोला अभी कुछ ऐसी हरकत ये कभी क्या बोलेंगे इसको, ऐसे ऐसे लोगों का नाम ले लेता खोटा खोटा, मेरे तकलीफ बहुत होती है। तो देखा आपने, आरिफ भाईजान अल्ताफ भाई बन के बड़े प्यार से इब्राहिम को ये बताता है कि वो प्लॉट जो है वो हमने ले लिया है, हम उसको संभाल रहे हैं और तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। कितना पैसा तुमने खर्च किया? वो आदमी देखिए बताता है कि मैंने 11 लाख रुपया रोकड़ा दिया, रोकड़ा मतलब कैश में दिया, और 3 लाख का सामान मेरा था। इसी किस्म के और जो धंधे थे, बिजनेस था, वो काफ़ी सारे लोगों का उसी प्लॉट में था। और उस प्लॉट पे आरिफ भाईजान की समझो या छोटा शकील के गैंग की उसके ऊपर निगाह थी। उसको लेके रीडेवलपमेंट करने का प्रोग्राम था और उसमें बहुत बड़ा टावर बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन नहीं बन सकी। उसका क्या कारण है वो भी आपसे बात करेंगे। अब देखिए कितने प्यार से अल्ताफ भाई उसको बता रहा है कि आप चिंता मत करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम बीच में हैं, सब आपका सुलझाव हो जाएगा। अब पहले सुन के आपको लगेगा हो सकता है कि कोई और आदमी आरिफ भाईजान की आवाज़ में बात कर रहा हो, या ये आरिफ भाईजान हो ही नहीं। तो मैंने ये ऑडियो कैसेट मेरे पास आज से 3 हफ्ते पहले आई थी। मैंने इसको अपने 2 खास लोगों के पास भेजा, उन लोगों के पास जिन्होंने आरिफ भाईजान की ड्यूरिंग कस्टडी इसके बयान रिकॉर्ड किए थे, इंटरोगेट किया था और इसके साथ वास्ता था। दूसरे उस शख्स को भेजी जो आरिफ भाईजान को अच्छी तरह जानता है, सैकड़ों बार हज़ारों बार उससे बात कर चुका है। इन दोनों लोगों ने पुष्टि की कि ये आवाज़ वाकया ही आरिफ भाईजान की है, और इसकी पुष्टि अब दूसरी छोटी सी ऑडियो आप सुनिए, जिसमें वो शख्स जिसने आरिफ भाईजान को बीच में डाला था उस प्लॉट के पोजेशन के लिए, जितने उसमें स्टेक होल्डर थे, एक एक से आरिफ भाईजान की बात करवाई। अब जब दूसरी बार वो शख्स फ़ोन करता है इब्राहिम को कि जिस आदमी का फ़ोन आया था उससे तेरी बात अच्छी तरह हुई, तो उसने बताया कि हाँ, बोलते आपको मालूम है कि वो आदमी कौन था? वो आरिफ भाईजान था। अब इब्राहिम भाई को सीधा आदमी नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको सब मालूम है छोटा शकील कौन है, बड़ा शकील कौन है, लंबा शकील कौन है, दाऊद कौन है, आरिफ भाईजान कौन है, सब पता है उसको। लेकिन वो भोला भाला बनता है, वो ये नहीं बताना चाहता कि मैं ऐसे लोगों से डरता हूँ या ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। वो किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। बड़ा भोला घाघ बन के वो आदमी बड़े नाटकीय अंदाज से ये कहता है मैं नहीं जानता कौन छोटा शकील,
कौन शकील, ये आप सुन के समझ ही गए होंगे। अब ये सब माजरा क्या था, आप ये दूसरी जो कैसेट है वो आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई फ़ोन नहीं उठा रहे यार भैया, राजा भैया क्या बात है यार। अरे क्या है इब्राहिम भाई, क्या हाल चाल? हाल चाल तो अल्लाह पाक का एहसान और करम है, थोड़ा तकलीफ में हूँ। इसका तो कमाए बकरे में, और क्या चाहिए इब्राहिम भाई? अरे भैया 103 बकरे वापस लेके आ गया। हाँ? 103 बकरे वापस लेके गया। अच्छा, तुम्हारी भाईजान से बात हुई ना? कौन से भाईजान से? आरिफ भाईजान से? नहीं भाई, तुमने बोले थे वो शकील भाई की बात की तो मैं वो बम्बई में शकील भाई ना उनसे बात किया था। कौन शकील भाई? क्या मालूम हो, मैं बोला वो शकील भाई ने भी बोले नहीं नहीं भाई मैं थोड़ी यार। नहीं नहीं भाईजान, आरिफ भाईजान की बात कर रहा हूँ मैं। आरिफ भाईजान शकील भाई के बहनों ही की। कौन शकील भाई? कौन शकील भाई? छोटा शकील के बहनों ही। अरे यार मेरे को क्या मालूम है यार कौन छोटा शकील ना फोटा। अरे भाई मैंने आपको, अच्छा वो सैटरडे तक पड़ जाएगा मामला आपका। ये सैटरडे को पड़ जाएगा कल? नहीं नहीं, सैटरडे को, अगले सैटरडे को भाई। अभी मैं भाईजान पर पार्टी बैठा था। हाँ, तो सैटरडे को पड़ जाएगा इंशाल्लाह। अरे पटाओ यार राजा भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार अभी मेरे पास। अरे भाई साहब, मैं इसलिए वो सेटर खोलता हूँ, साफ करता हूँ, रंग बंद कर देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। जब एक बार भाईजान से बात होगी तो कुछ कर नहीं सकते। अब पेमेंट अपने को भाईजान ही देने वाले, आपको भी मालूम है। अरे बराबर है, मैं मेरे को क्या मालूम। अभी वो तुमने लास्ट में मेरे को बोले थे शकील भाई, तो मैं तो मदनपुरी में हमारे गए तो उनसे बोले नहीं नहीं यार इब्राहिम तो मैं तुमको क्या मदनपुरे का शकील भाई बता था कि छोटा शकील भाई की बात करता? अब वो कौन शकील भाई मेरे को क्या मालूम यार। अरे क्या इब्राहिम भाई, छोटा शकील की बात कर, उनके बहनों ही आरिफ भाईजान की बात करा था। यानी कौन छोटा शकील है? यानी मैं तो किसी को थोड़ी जानता हूँ यार, ऐसे बड़े लोग को यार। अच्छा, तुमको नहीं मालूम कौन छोटा शकील? तुम इकबाल भाई को जानते हो ना, डॉक्टर को? नहीं भाई यार, मैं किसी इकबाल भाई को मैं कहाँ अच्छा जाने। ठीक है, चलो तुम मेरे को जानते हो ना। हाँ बस ठीक है, सैटरडे को इंशाल्लाह, नेक्स्ट सैटरडे को हो जाएगा काम तुम्हारा। पक्का? दुआ में याद रखना। ठीक है इंशाल्लाह। तो देखिए, इस दूसरी हिस्से में आपने अगर ध्यान से सुना होगा, वो आदमी बार बार इब्राहिम भाई को ज़ोर दे के ये कहता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, छोटा शकील के रिश्तेदार हैं और तुम्हें इनके साथ मिलके काम करना चाहिए। चिंता मत कर, वो लोग आरिफ भाईजान बीच में हैं तो तुम्हारा भी जो पैसा निकलता है तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। अब सुनिए कहानी क्या है, कैसे अंडरवर्ल्ड ऐसे डिस्प्यूट्स में हाथ डालता है। अब देखने को ये रकम बहुत छोटी लगती है, 11 लाख और 3 लाख 14 लाख, लेकिन इसी किस्म के अगर 20 आदमी उस प्लॉट में थे तो कहाँ रकम जाती है। लेकिन जब यही ज़मीन जो इन लोगों ने सस्ते भाव पे ली हुई थी, काफ़ी दिनों से लेके रखी हुई थी, जब डेवलपमेंट में जाती है तो उसके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। और उस एरिया में जहाँ पे ये प्लॉट है वो एरिया है कुर्ला का एरिया। कुर्ला का वही इलाका जहाँ से महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को इसी किस्म के एक केस में ईडी ने और पुलिस ने पकड़ा और वो आज तक जेल में है, उसकी ज़मानत नहीं हो सकी। एक 400 गज का एक प्लॉट वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का लिया और उसको केस बना दिया गया, सिद्ध कर दिया पुलिस ने कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर खरीदा गया और टेरर एक्टिविटीज़ को फंडिंग करने के लिए वो पैसा लगाया गया। इसलिए उसकी जब टेरर फंडिंग साथ में जुड़ गई तो आज तक नवाब मलिक की ज़मानत नहीं हुई। ये कुर्ला एरिया वही है जहाँ पर ये प्लॉट है। वो पूरे का पूरा एरिया स्क्रैप डीलर्स का है, जिनको मुंबई की भाषा में बंगार वाले कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में उसको रद्दी वाले या कबाड़ी कह देते हैं। बहुत महंगा एरिया है, एक एक फुट लाखों के हिसाब से बिकता है, क्योंकि मेन मार्केट है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी स्क्रैप का डील करने वाले लोगों का एरिया है। करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति कबाड़िए भी वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो इतने महंगे इलाके में
जहाँ पे आप छोटी सी जगह पे भी लाखों करोड़ों रुपये हर साल कमा सकते हो, इतनी बड़ी जगह पे जब कुछ नया बनेगा तो उसकी कीमत क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बात कुछ ऐसे थी, पूरी कहानी इसकी, आरिफ भाईजान को इन लोगों से बात क्यों करनी पड़ी। अब जहाँ एक तो लोग होते हैं उनको डरा धमका के जगह आप खाली करवा सकते हो, लेकिन आजकल ज़माना ऐसा है, वो पहले वाला अंडरवर्ल्ड की बात रही जब 1993 के पहले पूरी तरह मुंबई पे डी कंपनी की हुकूमत चलती थी, कोई इनके सामने बोल नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 कुछ इनकी जो ताकत थी वो कम होती गई, लेकिन जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियाँ ख़त्म नहीं होती, काम करने का तरीका बदल जाता है। 93 के पहले तक अगर ये केस होता तो उसको सीधा बोल दिया जाता कि 24 घंटे में अपना सामान उठा और निकल जा, और इतने पैसे तुम्हें लेने ले ले, नहीं तो मत ले। वो तरीका था। अभी गोलमोल तरीके से डराया धमकाया जाता है। अब आज पहले आदमी को दूसरा नाम बोल के उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर दूसरा आदमी उसकी असलियत बता देता है, और फिर तीसरी मीटिंग आमने सामने होती है, और यहाँ भी हुई। अब ये इब्राहिम भाई, ये कोई इतना सीधा भोला भाला आदमी नहीं है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट में जो वहाँ पे नीलामी होती है, बोली होती है कंट्रैक्ट के लिए, उसके नीचे एक बहुत बड़ी कैंटीन चलाता है, जहाँ पे टैक्सीज़ का और ट्रकों की पार्किंग है एयरपोर्ट के बाहर। उस पार्किंग में इसकी कैंटीन है, मैंने देखी हुई, ये बहुत चलती है। और रात को ख़ास तौर पे जितने टैक्सी ड्राइवर वेट करते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उतनी फ़्लाइट्स दिन में नहीं आती जितनी रात में आती हैं। अब आप बोलोगे कि ट्रक वहाँ पे क्या करते हैं। एयरपोर्ट के साथ लग के एक बहुत बड़ा फ्रेट सेक्शन है जहाँ पे सामान आता है, जिसको कार्गो सेक्शन भी कहते हैं। तो कार्गो से जो सामान निकलता है, बड़ा जो कमर्शियल प्लेन भी आते हैं और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में भी कुछ अनअकम्पनीड बैगेज आता है जो सवारियों का नहीं होता लेकिन दूसरे लोग बुक कर देते हैं। उसी तरह बड़ी कंपनियां जैसे जो कोरियर सर्विसेज की है, DLF है, दूसरे है, जितनी बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनीज़ हैं कोरियर कंपनी, उनके अपने जहाज़ हैं। वो जब आते हैं, जब उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती तो बाहर के ट्रक भाड़े पे लेने पड़ते हैं। पहले तो उनके अपने ट्रक ही जो है बहुत खड़े रहते हैं वहाँ पे। तो खैर इसी किस्म का जो सामान आता है, जब तक उनकी कस्टम क्लियरेंस पूरी नहीं होती वो कार्गो सेक्शन में रखा जाता है। वहाँ से क्लियर होने के बाद ट्रक टेम्पूज में डाल के अपनी अपनी जगह पे भेज दिया जाता है। तो बहुत बिजी एरिया है वो। इस कैंटीन में कई बार आपको अपना जो आपने जो खाना है, नाश्ता है, जो खाना है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी भीड़ हो जाती है, लाइन लगती है वहाँ पे। तो इस आदमी ने अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमाया हुआ है। और एयरपोर्ट पे इतने बड़ा बिजनेस होने के साथ साथ ऐसे लोगों के लिंक भी बड़े लोगों से जुड़ जाते हैं। पुलिस वालों से दोस्ती हो जाती है, खबरियों से दोस्ती हो जाती है, स्मगलरों से तालमेल बढ़ जाता है। बहुत सारा पैसे का लेन देन 2 नंबर का एयरपोर्ट के बाहर ऐसी कैंटीन्स पे ही होता है। 3-4 और भी है कैंटीन वहाँ पे डिफरेंट एरियाज में, लेकिन ये थोड़ी साइड में है, इसलिए कुछ इधर उधर के काम भी वहाँ होते रहते हैं। तो इब्राहिम जो है वो बहुत मजा हुआ करैक्टर है। वो अच्छी तरह जानता है कि आरिफ भाईजान कौन है, छोटा शकील कौन है, लेकिन वो भोला बनना चाहता है, इग्नोरेंट शो करता है ताकि मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। वो भगवान का नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है, कुर्बानी का नाम लेता है। ये सब बताता है कि मैं खुदा को मानने वाला आदमी हूँ और आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो इसके चलते हुए कुछ दिनों के बाद ये आरिफ भाईजान से बात होने के बाद उस आदमी को मीरा रोड पे बुलाया जाता है।
मीरा रोड में आरिफ भाईजान का घर है, बंगला है बहुत बड़ा मस्जिद के पीछे। तो वहाँ पे जब बुलाया जाता है, ये आदमी अंदर से डरा हुआ है लेकिन ऊपर से बड़ा हौसला रखता है। अब उसको ये भी है कि अगर मुझे इन लोगों ने डरा धमका के ज़बरदस्ती मेरा वो प्लॉट काबू कर लिया तो मैं इनसे पैसे कैसे लूँगा या अपने प्लॉट की रक्षा कैसे करूँगा। तो ये आदमी बड़े तरीके से अपने दोस्तों के साथ मिलके इस पूरे किस्से की वीडियो भी बनाता है। जब वो मीरा रोड पे भाईजान को मिलने जाता है तो पूरी वीडियोग्राफी करता है और इस तरीके से करता है कि जो बातचीत इसकी आरिफ भाईजान से होती है वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। आप अंदाज़ा लगा लिए वो पूरे गैजेट्स किस तरीके से इसने हैंडल किए हो। वो सब करने के बाद 2 इसकी मीटिंग्स होती हैं, दोनों बार इसने वो पूरी मीटिंग की आरिफ भाईजान के साथ वीडियोग्राफी की है। और मुझे शायद किसी ने बताया था थोड़े दिन पहले कि वो वीडियो उस शख्स ने शायद ईडी को दे दिया था। अब आपको मालूम बताता हूँ ईडी का चक्कर। पिछले कुछ दिन पहले जब डी गैंग के लोगों पे ईडी की और एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उनकी रेड होती है, जॉइंट रेड, उसमें जो पहले जो लोग पकड़े गए थे उनमें से सलीम फरूट जो छोटा शकील का खास आदमी है और आरिफ भाईजान जो छोटा शकील का बहनोई है। ये 2 वो शख्स थे जिनको सबसे पहले पिकअप किया गया था। पहले इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी और दूसरी रेड के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था और आज तक भाईजान सलाखों के पीछे है। तो ये एक तरीका अंडरवर्ल्ड का काम करने का। अब जो मुझे पहले शक था वो जब इसकी वीडियो जो बनाई गई उससे ये क्लियर हो जाता है कि पहली टेप में जो आदमी बोल रहा है वो को और नहीं आरिफ भाईजान ही है, छोटा शकील का बहनोई भाईजान। और उसने पूरा इसको बुला के समझाया बुझाया, लेकिन ये शख्स अपनी मांग पे अड़ा रहा। ये अब 14 लाख की बात नहीं कर रहा था। जब इसको पता चला कि जो बहुत पैसे कमाने वाले हैं उस प्लॉट से, तो इसने अपनी डिमांड बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई वो बताने को तैयार नहीं है। अब उस बढ़ाई हुई रकम वो 1 करोड़ भी हो सकती है, 1.5 करोड़ भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है। अब इतना पैसा डी कंपनी ने आरिफ भाईजान देना नहीं चाहते, इसलिए छोटा शकील का नाम इस्तेमाल करके, आरिफ भाईजान का नाम इस्तेमाल करके जो लोग उसको डेवलप करना चाहते थे उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो आस करते हैं कि आपको ये आरिफ भाईजान का बातचीत करने का तरीका, एक प्यार भरी धमकी देने का तरीका पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।